चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। कौन रह गया आने वाला? सारे आ गए। वो एप्लीकेशन हो गई सबकी कंप्लीट? एडिट डिलीट वाला हो गया? यहाँ पर तो कोड हमने चला के देख लिया था। आप लोगों ने अपनी ऐप क्रिएट की कोई? अपनी कोई ऐप क्रिएट की है नहीं की? यार अपनी ऐप भी क्रिएट किया करो, प्रैक्टिस जरूरी है। चले खैर फिर बैकएंड स्टार्ट करते हैं। उसमें फिर रिडक्स में फिर थोड़ी सी और चीजें हैं। एक टॉपिक दो रहते हैं वो। जब उसको कनेक्ट करेंगे ना बैकएंड के साथ, अब वो रिएक्ट में दो चीजें हमें रिडक्स में पढ़नी है। वो ये है कि एक चीज ये है कि हम अपनी जो लोकल प्रोजेक्ट है ना, उसमें रह के सारी चीजों को परफॉर्म करते हैं। जैसे स्टोर में डाटा पड़ा हुआ है, उसको कंपोनेंट में लेके आना है, और कंपोनेंट में डाटा पड़ा हुआ है, उसको स्टोर में भेजना है। दो चीजें की है ना हमने। जब स्टोर से लेते हैं तो क्या करते हैं, यूज सिलेक्टर। जब स्टोर में भेजते हैं तो क्या करते हैं, कंपोनेंट में से एक्शन को डिस्पैच करवा के डाटा थ्रो करवा देते हैं स्टोर को स्लाइस की तरफ। अच्छा, ये क्या काम था? ये काम था हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अंदर ही, यानी कि कंपोनेंट्स भी और स्टोर भी। हम कंपोनेंट से एक एक्शन कॉल करते हैं, वो डिस्पैच होता है, स्टोर में जाता है, डाटा रख देता है, एडिट कर देता है, अपडेट कर देता है, डिलीट कर देता है। अब एक ये चीज है कि स्टोर में ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है, हमें ये चाहिए कंपोनेंट्स में प्रिंट करवाने के लिए। हम यूज सेलेक्टर को कॉल करते हैं और स्टोर में से डाटा उठाते हैं और कंपोनेंट में हम प्रोजेक्ट के अंदर अंदर ये गेम करते हैं सारी। ऐसे ही है ना? अच्छा, एक सीन ये है कि हमने अब इस प्रोजेक्ट में से यानी फ्रंट एंड में से बाहर निकलना है। बाहर निकलेंगे तो किधर जाएंगे? बैकएंड यानी एक ऐसा सर्वर जिसको हम अप्रोच करेंगे, वो सर्वर आगे कनेक्ट होगा डेटाबेस के साथ। हम उस डेटाबेस से डाटा मंगवाएंगे, फिर वो सर्वर रिस्पॉन्स देगा हमें। तो फिर ये सारा एरिया हमारे बियॉन्ड द प्रोजेक्ट चलता है, यानी आउटसाइड द प्रोजेक्ट। यानी आपका जो फ्रंट एंड है वो अलग रहेगा, जो बैक एंड है वो अलग रहेगा। हम सर्वर को एक अलग फोल्डर के अंदर क्रिएट करके सारा काम करेंगे, फिर वो उसको कनेक्ट करेंगे अपने फ्रंट एंड के फोल्डर के साथ। तो ये जो सारी गेम है ये हमारे प्रोजेक्ट से बाहर चली जाएगी। तो अगर आपने अपने प्रोजेक्ट से बाहर निकल कर किसी चीज को रिक्वेस्ट भेजनी है, किसी चीज को टैकल करना है, तो वो सीन थोड़ा डिफरेंट है। रिडक्स टूलकिट के अंदर हमने वो टॉपिक देखना है, ठीक है। और बाकी आपको फेच की रिक्वेस्ट, एक्सियोस की रिक्वेस्ट, वो तो सारा पता चल गया ना कि किस तरह आपने किसी एपीआई को कॉल करनी। अब हमने करना ही है सर्वर बना के अपनी एपीआई क्रिएट करनी है, जैसे हमने उस दिन किया है कि जो फेक एपीआई, इस तरह की बहुत सी डमी जेसन है, जेसन प्लेस होल्डर है, इस तरह की एपीआई उन्होंने बनी बनाई दी होती है। तो हमने क्या करना है, अब अपनी एपीआई क्रिएट करनी है। मेरी एपीआई के ऊपर जैसे उन्होंने हमें ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे अगर गूगल खोल लें हम, तो यहाँ पे कोई भी डमी ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने उस दिन फेक स्टोर वाली ओपन की थी, सेम उसी की तरह ये भी पब्लिक एपीआई प्रोवाइड करते हैं, ताकि लोग डाटा टेस्ट करने के लिए यहाँ से। जेसन प्लेस होल्डर ले लेते हैं। इधर इन्होंने दी होंगी एपीआई। ये इन्होंने दी है पोस्ट के लिए है, कमेंट्स के लिए है, एल्बम के लिए है, फोटोज के लिए है। ये टू डूज की कोई ऐप हो गई। उसके बाद यूजर्स के लिए है। अगर ये पोस्ट वाली इसको हम देखें, तो इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, एक एरे नजर आ रही है। और उस एरे के अंदर ये पहला ऑब्जेक्ट, यानी पहले प्रोडक्ट की डिटेल है, देखें उसका यूजर आईडी है, फिर उसकी आईडी है, फिर उसके बाद टाइटल है, और फिर उसके बाद बॉडी है उसकी। तो ये यूजर्स की सारी उन्होंने डिटेल इसमें रखी हुई है कि किसी यूजर की पोस्ट है, पोस्ट की होगी ना किसी यूजर ने, तो यूजर की आईडी कौन सी है, ये आईडी पोस्ट की आईडी होगी। और ये टाइटल उसका, और ये उसकी बॉडी। इसी तरह और भी इन्होंने यहाँ पर ये कमेंट्स हैं। अगर आपने कमेंट्स लेने हैं कि किस किस ने कमेंट्स किया है, पोस्ट आईडी, किस पोस्ट पे कमेंट किया गया है, उसके बाद आईडी नंबर 1, ये एक्चुअल में उस कमेंट की आईडी है जो कमेंट हुआ है, नेम करने वाले का, उसकी ईमेल, और बॉडी यानी कि उसने क्या कमेंट किया है। तो ये डाटा पीछे से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये फोटोज के लिए एक फेक एपीआई दी है कि आप यहाँ पे, उसने उसे बता दिया एल्बम, इसकी आईडी, उसका टाइटल और यूआरएल। यूआरएल में उसको क्या मिलेगी, वो दे देगा कोई ना कोई इमेज, और यहाँ पर वो थंबनेल इमेज दे देगा उसको।
यानी कि इस तरह की डिफरेंट एपीआई जो ये लोग बना रहे हैं, हमने भी इस तरह की एपीआई को बनाना है, ताकि हमें पता चले कि हम सर्वर के साथ काम किस तरह करते हैं। ठीक है। जैसे उस दिन हमने वो फेक स्टोर वाली की थी, इस तरह और भी बहुत सारी है। मैंने आपसे कहा था कि आपने चैट जीपीटी से पूछना है कौन कौन इस तरह की जो एपीआई है वो प्रोवाइड करता है, ताकि आप उनकी तरफ से प्रोडक्ट्स को गेट करके फैच करके चेक करके देखें क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, यहाँ पर हमने उस दिन प्रोडक्ट्स के बारे में, इन्होंने प्रोडक्ट्स की एपीआई दी है, कार्ड की एपीआई दी है, यूजर्स की दी है। ठीक है, हम प्रोडक्ट्स की एपीआई पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने ये वाला यूआरएल हमें दिया था कि ये वाला जो यूआरएल है ये हम यूज करते हैं कंट्रोल सी, और हम इसको सर्वर के ऊपर हिट करके चेक करते हैं कि ये हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। अगर हमने सिंपल एपीआई को टेस्ट करना हो तो हमारे पास एक इन्वायरमेंट है जिसका नाम है पोस्टमैन। अच्छा, अभी ये डाउनलोड नहीं है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। विंडोज 64 बिट पे, विंडोज वाले विंडो के लिए कर लेंगे, जिनके पास मैक है वो मैक वाले, उनको मैक का ऑप्शन आ जाएगा, वो वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ये एक सॉफ्टवेयर है, यानी अगर आपके पास कोई फ्रंट एंड नहीं है तो आपने बैक एंड की एपीआई को टेस्ट करना है कि जो एपीआई आपने बना ली है वो चल कैसे रही है। अब ये नहीं है कि आप एपीआई पे काम कर रहे हैं तो आपको 10 दिन लगा के फ्रंट एंड तैयार करना पड़ेगा, फिर उसमें से आप फैच की या एक्सियो से रिक्वेस्ट भेज के एपीआई को टेस्ट करेंगे। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो फ्रंट एंड का काम करता है। आप इसमें से एक एपीआई को हिट कर सकते हो और वो वहां से सर्वर से जो रिस्पॉन्स आता है उसको देख सकते हो कि आपकी एपीआई क्या रिजल्ट लेके आ रही है फ्रॉम सर्वर। एपीआई सर्वर पे चलती है, एपीआई सर्वर पे चलती है, डेटाबेस सर्वर के पीछे होता है। हाँ, डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, यानी यहाँ से फ्रंट एंड से सर्वर और सर्वर के साथ हमें कनेक्शन होता है डेटाबेस का, वो दोनों आपस में कनेक्टेड चल रहे होते हैं। हमने रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर को, सर्वर ने आगे बताना है डेटाबेस को कि ये बंदा ये काम करना चाहता है, तुम्हारे पास ये डाटा मौजूद है तो उसके बारे में मुझे बताओ, फिर मैं ताकि उसको रिस्पॉन्स करूँ आगे। पोस्टमैन को इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने भी क्या करना है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम पे। यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको दोबारा बार बार उसको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा लॉगिन कर लें उसमें, बाकी आपने सारा काम उसमें ही करना है। तो मैं इसको क्रिएट अकाउंट के बगैर ही चला के चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वो हमें बताता है कि आपने किस तरह एपीआई को टेस्ट करना है। तो इसको चलाने के लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने एक एपीआई ओपन की है, जिसको हम यहाँ से, ठीक है। अब ये डिफरेंट एपीआई, जैसे कि हमने उसमें अपने फ्रंट एंड से कॉल करके चेक किया था ना एपीआई को, अगर मैं ये वाला यूआरएल कॉपी करता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी और मैं जाता हूँ पोस्टमैन के पास, तो ये वाला जो आपका इन्वायरमेंट ओपन हुआ है यहाँ पर इस यूआरएल को मैं आके पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट जाएगी इस एपीआई के ऊपर, और इस एपीआई के इस राउट के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर उसकी प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी, तो हम इसको गेट करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर सारी डिटेल मौजूद होती है कि आपको वो बता देते हैं कि जो रिक्वेस्ट है वो किस किस तरह की रिक्वेस्ट है। जैसे कि मैंने गेट आल प्रोडक्ट्स के लिए चूज किया है, तो उसने मुझे बता दिया कि ये कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट की रिक्वेस्ट है। अगर मैं यहाँ पर ऐड अ न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप ऊपर देखें वो बता रहा है कौन सी रिक्वेस्ट है, पोस्ट। तो हमने देखा था ना कि हमारे पास कितने टाइप की रिक्वेस्ट रहती है, 4 टाइप की रिक्वेस्ट रहती है। कौन कौन सी रिक्वेस्ट है भला? एक तो गेट हो गई, दूसरी पोस्ट। पोस्ट किस लिए होती है? गेट रिक्वेस्ट होती है कि आपने सर्वर से, डेटाबेस से डाटा मंगवाना है, तो आप गेट की रिक्वेस्ट यूज करते हो। और अगर आपके पास डाटा मौजूद है और आपने ये भेजना है डेटाबेस में, तो आप पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजते हो और उसमें अपना डाटा भेजते हो। उसके बाद आपके पास आगे आ जाती है पुट की रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर आपने कोई चीज ऑलरेडी डेटाबेस में मौजूद है, उसको अपडेट करना है, तो उसके लिए आपके पास पुट की रिक्वेस्ट होती है। और अगर आपने कोई चीज डिलीट करनी है, तो उसके लिए आपके पास डिलीट की रिक्वेस्ट। ठीक है, गेट, पुट, पोस्ट एंड डिलीट, 4 रिक्वेस्ट। हाँ, करंट ही कर, करंट वाला काम ही हो गया। बेसिकली इसमें ये मेन चीज करंट ही है। जिसको ये करंट समझ आ गया, आप समझ लो उसका बैकएंड जो है वो किसी हद तक सीधा हो गया। करंट ही करना होता है, कोई चीज डिलीट कर रहे हैं, कोई चीज ऐड कर रहे हैं, कोई मंगवा रहे हैं, कोई भेज रहे हैं, यही काम करना होता है। तो जिसको ये फ्लो समझ आ गया, उसके लिए सारा कुछ इजी हो जाएगा। मैं ये गेट वाला जो प्रोडक्ट है, इसका ये जो एपीआई मैंने ये वाला जो बात है, ये उठाया, यहाँ से कॉपी किया, हम पोस्टमैन में आते हैं और यहाँ पर आपको मेथड दिए होते हैं। आपने किस मेथड की रिक्वेस्ट जो है चलानी है, वो हमने वहां से देख लिया कि ये गेट की है, तो हम यहाँ से गेट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम पोस्ट की चलाएंगे, तो हम यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने यहाँ से पुट की करनी है, तो पुट की कर लेंगे। अगर हमने डिलीट की करनी है, तो हम यहाँ से डिलीट, यानी जो रिक्वेस्ट आपको पता है कि ये इस रिक्वेस्ट के लिए बनी है एपीआई, आपने वो यहाँ से गेटवे सेलेक्ट कर लेना है। मैंने वो भी एक्स्ट्रा है, वो भी हमारे काम की नहीं है अभी, ये हमारे काम की है, मोस्टली यही हमने यूज करनी है। उसके अलावा आपको यहाँ पर, अगर इसके अलावा भी कोई और चीजें मजीद उन्होंने रिस्ट्रिक्ट की हुई हैं एपीआई वालों ने, तो वो अगर आपको देते हैं तो ठीक है। अगर वो पब्लिक एपीआई, तो आपको वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती। हम लगा भी सकते हैं कि मेरी एपीआई जो है वो सारे लोग हिट ना कर सकें, मेरे सर्वर से सिर्फ ये एक बंदा डाटा ले सकता है, तो सिर्फ उस बंदे की रिक्वेस्ट है कि डाटा आएगा, अदरवाइज डाटा नहीं जाएगा। तो ये पब्लिक एपीआई है, यहाँ पे कोई उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया इसको। अगर हम इसको यहाँ से सेंड कर देते हैं, तो ये देखें उसने हमें यहाँ पे नीचे रिस्पॉन्स भेजा है। रिस्पॉन्स में क्या आया? एक एरे आई है, और एरे के अंदर क्या है, ये पहला ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ये तीसरा, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स इसी तरह आ गए। हमने भी ऐसे ही किया था ना, जब ये रिक्वेस्ट की थी एक एरे, और एरे में 20 ऑब्जेक्ट्स मिले थे, तो हमें पता चल गया था कि ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? स्टेटस 200 ओके। जब भी स्टेटस 200 ओके होता है, तो इसका मतलब है रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली गई है और फुलफिल्ड होके वापस आई है, यानी कुछ ना कुछ लेके आई है। तो उसके बाद यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है कि ये कितने सेकंड में या कितने मिली सेकंड में आपकी रिक्वेस्ट परफॉर्म हुई है। तो ये आपको बता रहा है कि ये 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगा है। और उसके बाद वो बताता है कि आपकी रिक्वेस्ट का साइज कितना है, यानी ये रिक्वेस्ट जो है वो आपके इंटरनेट के ऊपर कितने एमबी के ऊपर, अगर अगर आपके पास इतने एमबी का डाटा है, तो उसमें से 5 केबी इंटरनेट की ये एक्सेस लेकर ये रिक्वेस्ट अपना काम करेगी। ठीक है, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पर मौजूद है। हमने क्या करना है, अब ये इस तरह की एपीआई को खुद जनरेट करना है, और उनको खुद जनरेट करके हमने फिर उनकी टेस्टिंग करनी है कि हमारी जो अपनी पर्सनल सर्वर की एपीआई है वो कैसे काम करती है। कितने लोगों का कंप्लीट हो गया सबका? कितने परसेंट हो गया? चलिए मैं अपडेट करवाता हूँ। मैंने कहा था वीकेंड पे उसको चेक कर लिया करें, चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं। हो गए, कुछ ना कुछ तो करे ताकि उनको दिखा सके कि हमने ये किए हुए हैं।
अच्छा, अब ये वाली जितनी भी एपीआईज होंगी, अगर हमारे पास फ्रंट एंड नहीं है तो हमारे पास पोस्टमैन होना चाहिए। अगर देखो मैं एक एपीआई क्रिएट कर लेता हूँ, अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये क्या है, ये है https://fakestore.api.com। ये कोई वेबसाइट का लिंक है, जैसे facebook.com, whatsapp.com, द्रास.com, ये वैसे ही है। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स, सिर्फ ये वाला राउट चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट्स, पोस्ट, ऑर्डर, यूजर, ठीक है। तो ये वाले जो वेबसाइट वाले जो हैं वो ये वाला जो यूआरएल है इसको सेम रखेंगे, और उसके बाद एक ऐसा राउट क्रिएट करेंगे सर्वर के ऊपर, एक ऐसा फोल्डर या एक ऐसी फाइल बनाएंगे जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट्स पड़ी होगी। आप रिक्वेस्ट करोगे अगर इस facebook.com तक, यानी कि अभी स्टोर एपीआई है, यहाँ पे facebook.com है, और उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हो तो इसका मतलब क्या है, जो फेसबुक है उसके सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, और प्रोडक्ट्स वाला उन्होंने कोई ना कोई फोल्डर क्रिएट किया होता है, उस फोल्डर में प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, और वो वहां से रिक्वेस्ट आगे चल के सारा काम देख रही होती है कि वहां से उसने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, डिलीट करना है, गेट करना है, जो भी रिक्वेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करके वापस आ जाता है। ये सारी रिक्वेस्ट हमने उसके राउंड के हिसाब से करनी हाँ, ये सारी रिक्वेस्टें हमने राउट्स के हिसाब से करनी। हम राउट्स क्रिएट करेंगे जैसे हमने फ्रंट एंड पे राउट्स क्रिएट किए हैं। राउट्स क्रिएट किए ना फ्रंट एंड के ऊपर, गेट का राउट, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, सर्विसेज का, वो राउट ही थे ना सारे। हम इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपकी वेबसाइट का यूआरएल होगा, जो डोमेन होगी आपकी, और उसके बाद आपका ये वाला राउट। अगर तो प्रोडक्ट्स का राउट होगा तो प्रोडक्ट्स के लिए रिक्वेस्ट जाएगी, अगर सर्विसेज का होगा तो सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट जाएगी, अगर यूजर्स का होगा तो यूजर्स के लिए होगी। अब देखो, अगर मैंने अपनी वेबसाइट से यूजर्स गेट करने हैं, मुझे पता है मेरी वेबसाइट पे 20 लोगों ने साइन अप कर लिया है और डेटाबेस में 20 लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है, और मुझे पता है कि वो रिकॉर्ड मैंने किस राउट पे मैनेज किया हुआ है सर्वर के अंदर यूजर्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट का, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरी वेबसाइट होगी, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर्स। अब मुझे पता है मैंने क्या करना है, गेट करना है, तो मैं गेट की रिक्वेस्ट सेलेक्ट करके यहाँ से उसको चला दूंगा। जब मैं चलाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। अब देखें, जैसे इनकी एपीआई के अंदर भी यूजर्स का राउट था, तो उन्होंने मुझे क्या भेज दिया, यूजर्स भेज दिए, एक एरे आई है, और उसके अंदर मुझे ये पहला ऑब्जेक्ट आ गया, ये एड्रेस, फिर उसके बाद डिफरेंट आईडीज, उसके बाद फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उसकी आईडीज, यानी सारा पूरे के पूरे डिटेल मुझे भेज दी है उन्होंने। इसी तरह हम भी अपने यूजर्स की डिटेल, अपने डाटा की डिटेल जो है वो रखेंगे उसमें। समझ आ रही है बात? अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा काम है सर्वर का, वो हमने सर्वर क्रिएट कैसे करना है और उसके ऊपर हमने काम कैसे करना है। यहाँ पर जी, हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। ये रिडक्स वाला अभी इसको साइड पे रहने देना है आपने, इसको बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, बैकएंड प्रोजेक्ट के नाम से कर लेते हैं। ये वही खाली फोल्डर, जैसे हमने रिएक्ट स्टार्ट करने के लिए खाली फोल्डर क्रिएट किया था ना, सेम वैसे ही एक फोल्डर क्रिएट कर लिया मैंने। अब इस फोल्डर के अंदर अभी मैं जो काम करने वाला हूँ ना, वो आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैं करने वाला हूँ। आपने कहा था कि कोई ऐसी चीज करनी है कि अब हम यहाँ से सीख भी सके और कुछ क्रिएट भी कर सके। तो अब मैं ये फोल्डर, मतलब एक प्रोजेक्ट को लेके चलूंगा, इसमें हम साइन अप भी करेंगे, लॉगिन वाला काम भी करेंगे, फिर उसके बाद यूजर्स क्रिएट हो गए, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लेंगे, उनको डिलीट करेंगे, उनको एडिट करेंगे, कुछ पेजेस क्रिएट करेंगे, वहां पे डाटा लेके आएंगे। तो ये सारा प्रोजेक्ट की तरह का एक काम चलेगा। इतना बड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मेन मेन थीम, जो मेन मेन चीजें हैं वो सारी मैं आपको उसमें कवर कर दूंगा, कि हम प्रोडक्ट्स को एडिट कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे, यूजर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, उसको गेट करना, उसको डिलीट करना, साइन अप की क्या लॉजिक्स है, साइन अप कैसे करते हैं, लॉगिन कैसे होता है बैकएंड पे, वो सारी चीजें है। देखेंगे। ये साइन अप लोग हमने आप लोग टेम्परेरी वाला करना है कि डीप वाला करना है, डीप मतलब वाला ही एक्टिव करेंगे, मैंने डेटाबेस कट कर देनी है, अब डेटाबेस भी लेके चलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपको फ्लो समझाना था, कि अगर आपके पास वो डेटाबेस मैंने स्टोर में इसलिए रखा था ताकि फ्लो आपको समझ आ जाए, कंपोनेंट्स में एक्शन किस तरह कॉल करनी है, यूज सेलेक्टर क्या करेगा, वो सारी चीजें। अब हम डेटाबेस को भी साथ लेके चलेंगे। ये मेरे पास एक खाली फोल्डर आ गया, इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, अब ये आपका बैकएंड, और बैकएंड में हम साथ साथ उसको फ्रंट एंड को भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। वो रिडक्स वाला फोल्डर, उसमें से हम क्या कोड की हेल्प ले लेंगे, कॉपी पेस्ट करके इधर ले आएंगे सारी चीजें।
अब ये मेरे पास एक बैकएंड प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर आ गया, इसमें हम अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं बैकएंड का। अब ये बैकएंड का फोल्डर हम क्रिएट करके, सॉरी, ये फाइल क्रिएट कर दी है। हम इसमें दो फोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं, एक है हमारे पास बैकएंड और दूसरा हम इसमें क्रिएट कर लेंगे फ्रंट एंड का। ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट, उसमें दो फोल्डर्स पड़े होंगे। अब फोल्डर्स अलग करने की रीजन ये है ताकि आप लोगों को बैकएंड जो है, सर्वर जो है, वो अलग से नजर आता रहे, ताकि हमने सर्वर में जाकर क्या कोड लिखना है, और फ्रंट एंड जो है वो अलग से नजर आता है ताकि हमने फ्रंट एंड में क्या कोड लिखना है। फ्रंट एंड वाला फ्रंट एंड में रहेगा, सर्वर वाला सर्वर में, ताकि वो मिक्सअप ना हो। अच्छा, उसके बाद हमने ये जो बैकएंड का फोल्डर क्रिएट किया है, इस फोल्डर को हमने क्या करना है, अब टर्मिनल ओपन करना है। आपने बैकएंड का आगाज करना है कि बैकएंड को स्टार्ट कैसे किया जाता है। बैकएंड को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हमने टर्मिनल और न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना है। ये नीचे न्यू विंडो ओपन हो गई हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखें कि आप, जब मैंने इसको ओपन किया है तो इसको ओपन करने के बाद मैंने इसके अंदर आके कि बैकएंड का फोल्डर भी क्रिएट किया है। तो अभी मैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर खड़ा हूँ वो है बैकएंड प्रोजेक्ट, जो कि मैंने खाली फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था। लेकिन मेरा बैकएंड का कोड किसके अंदर होगा, इस फोल्डर के अंदर होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं cd बैकएंड के। अब हम डायरेक्टरी को चेंज करके इस फोल्डर से आगे जो डायरेक्टरी है उसमें जाते हैं। तो अब वो क्या करेगा, पहले बैकएंड तक था, अब वो बैकएंड के अंदर, बैकएंड प्रोजेक्ट के अंदर जो सिर्फ बैकएंड का फोल्डर है उसमें आ गया। इस फोल्डर में आना और इस फोल्डर में आके हमने ये वाला काम करना है। नजर आ रहा है पीछे सबको? ठीक है, पहले मैंने ये बैकएंड प्रोजेक्ट के नाम से खाली फोल्डर, उस फोल्डर में ओपन करने के बाद मैंने एक बैकएंड का फोल्डर क्रिएट किया है। एक्चुअल में हमने क्या करना है, जो ये फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर आना है, इंस्टॉलेशन भी इसके अंदर होगी, सारी फाइलें भी इसी के अंदर बनेगी। अच्छा, मैंने cd चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद जिस डायरेक्टरी में जाना है उसका नाम, और हम उस फोल्डर में आ गए। अब हम किस में आ गए, बैकएंड के फोल्डर के अंदर आ गए। हमने सबसे पहले अब यहाँ पर नोड जेएस को इनिशियलाइज करना है अपने इस फोल्डर के साथ, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, बैकएंड सर्वर, और बैकएंड सर्वर जो हम पढ़ रहे हैं वो है नोड जेएस। ठीक है, हमने नोड जेएस यानी जावा स्क्रिप्ट को अब एज अ बैकएंड यूज करने के लिए उसका सर्वर पढ़ना है। पहले हमने क्या पढ़ा है, जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड, फिर उसके लिए फ्रंट एंड का एक इन्वायरमेंट सीखा है जिसको हम रिएक्ट कहते हैं, वो फ्रंट एंड है। ठीक है, अभी हम जो सीख रहे हैं वो है बैकएंड, लेकिन ये जावा स्क्रिप्ट का ही बैकएंड है। तो हम बैकएंड किस में सीख रहे हैं, नोड जेएस में। तो नोड जेएस में, नोड जेएस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है ना हमारे पास सबकी मशीनों में। ये एनपीएम वाला ये सॉफ्टवेयर। एनपीएम वाले की बात कर रहा हूँ, एनपीएम नोड जेएस। अब नोड जेएस खुद एक इन्वायरमेंट है, लेकिन उसकी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर काम करता है। अब हमने क्या करना है, नोड जेएस को अपने इस प्रोजेक्ट में इनिशियलाइज करवाना है, अटैच करवाना है, ताकि हम नोड जेएस का जो कोड है वो सर्वर के अंदर लिख सकें। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैं उसको बोलता हूँ npm init। npm को इनिशियलाइज कर दो मेरे इस बैकएंड के फोल्डर के अंदर, जो कि ये बैकएंड का फोल्डर है जो कि आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम इसको इनिशियलाइज करवाते हैं। अच्छा, वाई का मतलब होता है कि उसको कंप्लीटली, मतलब वो मुझसे पूछेगा इंस्ट्रक्शन, यस यस यस, तो मैं उसको माइनस वाई उसको कह रहा हूँ कि कंप्लीटली इसको यस यस की इंस्ट्रक्शन के बगैर खुद ही सारे यस में कंप्लीट कर दो इसको। ठीक है, तो वो यहाँ पे देखे ना, उसने मुझसे पूछना था कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आप वहाँ पे फाइल का क्या करोगे, ये वो सारा कुछ उसने पूछना था। तो मैं, उसने डायरेक्ट ही वो एक चीज मुझे क्रिएट करके दे दी होगी। अब यहाँ पर देखें, उसने मुझे, अगर आप npm init करके एंटर करेंगे ना तो वो बाद में पूछेगा आप प्रोसीड करना चाहते हो तो एंटर, फिर ये करना चाहते हो तो एंटर, वो यस यस की कमांड। तो मैंने माइनस वाई लिख दिया कि सारे यस कर दो जो भी करना है। अच्छा, अब उसने नोड जेएस को इनिशियलाइज कर दिया है, और उसने बैकएंड के फोल्डर के अंदर अगर मैं आप आऊं तो ये खाली था, इसमें मुझे एक फाइल मिल जाएगी, पैकेज डॉट जेसन की फाइल। याद है सब लोगों को? कोई आप में से ऐसा बंदा जो बता सके कि पैकेज डॉट जेसन की फाइल करती क्या है? पर जो जो हमने टेक्नोलॉजी यूज की ना सारी पैकेज और बेसर में लिखी हम्म। है, ताकि अगर हम दोबारा करें तो उसको यूज करना चाहिए, उसमें वर्जन भी लिखे हैं और चीज भी लिखी कि क्या इस्तेमाल है। सबको क्लियर है पैकेज डॉट जेसन का? जितनी भी इंस्टॉलेशन करनी है वो इस फाइल के साथ होती है, और इसमें उसके टाइटल, उसका लेबल पड़ा होता है कि आपने क्या चीज इंस्टॉल की है। या फिर ये कि यहाँ से आप स्क्रिप्ट भी देखते हैं कि आपने इस फाइल को चलाना कैसे है। तो ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल होगी तभी हम कोई ना कोई चीज इसमें इंस्टॉल कर पाएंगे, तभी हम इस सर्वर को चला पाएंगे, क्योंकि पैकेज डॉट जेसन की फाइल के अंदर ही डिपेंडेंसीज पड़ी होती हैं।
इसी फाइल के अंदर स्क्रिप्ट पड़े होते हैं जिसने आपकी प्रोजेक्ट को रन करना होता है। ऐसा ही है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि ये फाइल क्रिएट कर ली, इसमें नोड जेएस इनिशियलाइज करवा लिया, अब हमने अपना सर्वर स्टार्ट करना है। तो हम अपना सर्वर खुद बनाएंगे। हम जो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं वो है सर्वर फुल टेक्नोलॉजी, इसको हम फुल स्टैक बोलते हैं। इसके अंदर अगर आप ये नोड.js यूज नहीं करोगे तो ये आपकी सर्वरलेस टेक्नोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें अपना जो सर्वर है वो खुद क्रिएट करना है। तो अब सर्वर को क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, हमने फोल्डर्स को क्रिएट कर लिया। ये आप याद रख लें या लिख लें, ये आपको भूल जाने हैं स्टेप्स। हमने फोल्डर्स क्रिएट करके बैकएंड के फोल्डर में आके एनपीएम को या नोड को इनिशियलाइज करवाया एनपीएम इनिट -y के साथ। तो उसने मुझे कंप्लीट एक फाइल दे दी पैकेज डॉट जेसन के नाम से। ये फाइल अगर मेरे पास होगी तो नेक्स्ट अगर मैंने कोई चीज इंस्टॉल करनी है तो वो ये फाइल की मदद से मैं कर सकता हूँ। अगर कोई चीज इंस्टॉल करूंगा, अगर ये फाइल ना हो तो मैं कोई चीज इंस्टॉल नहीं कर सकता। इसलिए हमने सबसे पहले नोड को इनिशियलाइज करवा लिया इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, समझ आ गई सबको। अच्छा, अब जो नोड जेएस है ना, नोड जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। हमने इस इन्वायरमेंट में से कुछ चीजें लेनी है। हमने जो सर्वर है वो नोड जेएस के अंदर जो सर्वर का अपना कोड है जो हम अपने पर्पस के लिए लिख रहे हैं, यानी कि हम सर्वर को लिखने के लिए नोड जेएस की किस चीज को यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपने नोड जेएस के थ्रू कोई चीज इंस्टॉल करनी है, जैसे हमने टेलविंड इंस्टॉल किया था तो हमने क्या लिखा था, एनपीएम इंस्टॉल टेलविंड। तो वो कौन कर रहा था, एनपीएम, यानी नोड जेएस का एनपीएम कोई एक एनवायरनमेंट है जो चीजों को इंस्टॉल करता है। इसी तरह नोड जेएस के पास कोई एनवायरनमेंट होगा जो सर्वर का कोड लिखने में काम आएगा। ठीक है ना, तो वो हमारे पास है एक्सप्रेस नोड जेएस। ठीक है, ये जो है वो नोड जेएस के अंदर एक्सप्रेस एक एनवायरनमेंट है, एक पैकेज है, एक लाइब्रेरी समझ लें, जो कि आपके सर्वर का कोड लिखने में आपके काम आएगा। हम इसको अगर खोल लें, यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल। तो हम इस एग्जाम्पल को अगर ओपन करें तो यहाँ पर उसने हमें सर्वर का कोड लिख के एक एग्जाम्पल टाइप दे दी है कि आप इस तरह सर्वर के ऊपर अपना कोड लिख के ये एग्जाम्पल चला के चेक कर सकते हो कि आपका सर्वर बनता कैसे और क्या कैसे कैसे चल रहा है इसमें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सबसे ऊपर उसने क्या किया हुआ है, सबसे ऊपर उसने क्या एक ये वाली लाइन लिखी है जिसमें वो एक्सप्रेस को रिक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो एक्सप्रेस क्या है, एक पैकेज समझ लें जो कि नोड.js का इंटरनल पैकेज है, सर्वर का कोड लिखने में काम आता है। हमने क्या सीखा है कि जब भी कोई पैकेज की बात की जाए और वो पैकेज हमारे पास अगर ना हो तो हम क्या करते हैं, उस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए मैं किस प्रोजेक्ट में हूँ, मैं बैकएंड प्रोजेक्ट में हूँ, लेकिन काम किस में करना है हमने, इस बैकएंड में। तो हम क्या करेंगे, इस इधर आके CD बैकएंड। अब मैं बैकएंड में आ गया हूँ, इधर इंस्टॉलेशन करनी है हमने। मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm install एक्सप्रेस। ठीक है, npm i एक्सप्रेस। तो हम उस एक्सप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। अब ये पैकेज जो है वो मेरे इस बैकएंड के फोल्डर में इंस्टॉल हो रहा है, फ्रंट एंड के फोल्डर में नहीं हो रहा, याद है, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट एंड का तो कोई फोल्डर नहीं क्रिएट किया अभी। वो जो रिडक्स वाला हुआ था वो वायर ही रह गया, ये नया प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। अच्छा, पैकेज डॉट जेसन को जैसे ही मैंने कहा कि ये npm इंस्टॉल करो एक्सप्रेस, तो अब देखें पहले क्या थी, पैकेज डॉट जेसन की फाइल। अब उसने मजीद दो चीजें और दे दी, पैकेज लॉग डॉट जेसन और उसके बाद नोड मॉड्यूल्स। तो आपको पता ही है नोड मॉड्यूल्स क्या करता है। एक्चुअल में इसकी जो फिजिकल फाइलें हैं वो नोड मॉड्यूल्स में चली गई हैं, और उसकी जो एक्स्ट्रा डिटेल है जो गूगल पे पड़ी है कि आपने एक्सप्रेस को गूगल की कहाँ कहाँ से डाउनलोड किया, इसमें क्या क्या चीजें थी, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई। तो पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे तो यहाँ पर हमें डिपेंडेंसीज में यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, एक्सप्रेस और उसका वर्जन। इस एक्सप्रेस की मदद से हमने क्या करना है, अपना सर्वर लिखना स्टार्ट करना है, यानी यही हमारा सर्वर होगा। तो अब फिर हम क्या करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या करना है। वो डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, वो कहता है कि सबसे पहले आपने ये वाला काम अपनी फाइल के अंदर करना है। तो हम ये वाला काम करने के लिए फाइल चूज करेंगे। अब ये वाली फाइलें, जितनी भी फाइलें हैं ये सारी सिस्टम की फाइलें हैं, ये मेरी फाइलें नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपनी फाइल क्रिएट करते हैं। हमने क्या करना है, सर्वर लिखना है, सर्वर बनाना है। तो हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं, मैं उस फाइल को बोलता हूँ सर्वर डॉट
JS। ये इसलिए नाम रखा है ताकि मैं याद रख सकूं कि मेरी फाइल का जो सर्वर का कोड है वो किस फाइल में। इस फाइल का नाम index.js, abc.js, whatever.js हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ server.js इसलिए रखा ताकि मैं ये जान सकूं कि इस फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरा सर्वर कोड है और कुछ भी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर इस फाइल में हमने मेनली प्योर अपना सर्वर का कोड लिखना है कि सर्वर बना लिया है, अब इसको चलाना है, सारी चीजें वो बाकी बैकएंड बाद की चीजें। पहले सर्वर को स्टैब्लिश कर लेते हैं। वो कहता है सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाला काम करना है, रिक्वायर करना है एक्सप्रेस को। आप लोग इंपोर्ट को जानते हो ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जानते हो। अगर कोई चीज एक्सपोर्ट हो और आपने इस फाइल में यूज करनी हो तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। रिक्वायर और इंपोर्ट दोनों सेम चीजें हैं। रिक्वायर का मतलब भी ये होता है इंपोर्ट कर लिया अब यूज कर लो, लेकिन हम टेक्नोलॉजी चेंज कर चुके हैं तो इसलिए उसके लिखने का अंदाज बदल गया बस। वहां पे इंपोर्ट था, यहाँ पर रिक्वायर हो गया क्योंकि अब हम बैकएंड पे आ गए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं मुझे रिक्वायर करना है किसको, एक्सप्रेस को। ये मैंने एक्सप्रेस जो है वो रिक्वायर कर लिया, और रिक्वायर करके मैं इसको एक वेरिएबल में यूज कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, जो चीज मतलब बुलवाई है, जिस चीज को यूज करना है उसी के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लेने हैं ताकि आसानी रहे। एक्सप्रेस इज इक्वल टू, अब ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल की इस साइड पे क्या पड़ा हुआ है, एक्सप्रेस का एक फंक्शन जो रिक्वायर मैंने एक्सप्रेस कॉल किया है। एक्सप्रेस एक इन्वायरमेंट है जो कि खुद कोड को मैनेज करेगा, सर्वर को मैनेज करेगा। अब देखिए अगर मैं ये कहूं कि मैं इस वेरिएबल को कॉल करूं तो इसके राइट साइड पे जो पड़ा है उसकी वैल्यू होगी ना। तो अब वैल्यू में क्या सेव है, वैल्यू के अंदर कोई छोटा वेरिएबल नहीं है। वैल्यू के अंदर आप यूं समझे कि एक सर्वर को इस्टेब्लिश करने वाली पूरी टीम बैठी हुई है। एक्सप्रेस पूरी टीम है, एक्सप्रेस की मदद से हम सारा सर्वर लिखेंगे। तो हमने एक्सप्रेस को इस वेरिएबल के अंदर बुला लिया, यानी मैंने आगे जितने भी काम करने हैं इस वेरिएबल को कॉल करना है और फिर इस टीम का जो मेंबर मुझे चाहिए उसको बुला लेना है। यानी एक्सप्रेस डॉट फिर नेक्स्ट जो भी चीज होगी वो उसमें से निकाल लेंगे। ये ग्रैंड ऑब्जेक्ट है इसको। हाँ, ग्रैंड ऑब्जेक्ट समझ लें इसको। समझ आ गई बात की। तो ये वाला जो एक्सप्रेस सर्वर को लिखने में काम आ रहा है मैंने उसको सेम नाम के अंदर सेव करवा लिया। तो यहां पर भी देखिए तो डॉक्यूमेंटेशन में भी यही लाइन लिखी हुई है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। यानी एक्सप्रेस को बुलाया अपनी इस फाइल में क्योंकि इसी ने सर्वर क्रिएट करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर वो कहता है ये वाली लाइन, अब ये वाली लाइन हमने कैसे लिखनी है, वो कहता है कि ये जो एक्सप्रेस है ना, ये कोई वेरिएबल के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, ये पीछे एक पूरी की पूरी टीम है, फंक्शनल टीम है, फंक्शन है। इसको जब आप कॉल करोगे ना तो आपका सर्वर स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस एक्सप्रेस के अंदर फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस एक्सप्रेस को कॉल करते हैं। फंक्शन ऐसे ही कॉल किया जाता है। ठीक है। अब ये हमारा जो एक्सप्रेस कॉल किया है, आप यूं समझो ये फंक्शन किसी और फाइल में उन्होंने बना के रखा होगा, हमने जस्ट उसको यहाँ पे बुलाया और कॉल कर लिया। जब ये फंक्शन चलेगा तो उन्होंने बना के जहां रखा है वहां से चलना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा सर्वर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हमने फिर ये क्या काम किया, सर्वर को स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया यहाँ से। तो हम कहते हैं कि हम इस वेरिएबल को एक नाम दे देते हैं सर्वर के। इस वेरिएबल में मैं क्या बना रहा हूँ, सर्वर बना रहा हूँ। मेरा यहाँ से सर्वर बनना स्टार्ट हो गया, सर्वर जो है वो स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। जब एक्सप्रेस का वेरिएबल कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पीछे से एक फंक्शन चलाता है और वो फंक्शन जब सारा चल जाएगा तो उसने एंड पे काम करना है। वो क्या काम करना है, उसने फंक्शन एक काम करता है, क्या काम करता है एंड पे, वो एंड पे रिटर्न करता है। तो ये फंक्शन जब रिटर्न करेगा तो रिटर्न कहाँ पे आता है, जहां पर फंक्शन कॉल किया जाता है। तो इस लाइन के ऊपर कुछ आंसर आएगा तो वो आंसर आके इसमें सेव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जब कोड चलेगा तो वो ये वहां पे जाके उस फंक्शन को चला देगा, सारी फंक्शनैलिटी रन हो जाएगी, सर्वर पीछे से स्टैब्लिश हो जाएगा और उसकी जो आउटपुट है वो इस वेरिएबल में आ जाएगी और अब इसमें सेव हो गई। तो इसका मतलब सर्वर जो हमारा है वो इस वेरिएबल में आके कैद हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस सर्वर को आगे यूज करेंगे कि सर्वर के साथ हमने क्या क्या काम करने हैं। समझ आ गई बात की, किसी को नहीं आई तो वो बताए। सबको आ गई है। अच्छा, आगे चलते हैं। वो कहता है कि सर्वर जो है, जैसे आपने रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, कहाँ पे,
तो हमारा क्या है? अच्छा, हम भी स्ट्रिंग कर लेते हैं। ये भी जूम कर दूं? अब क्लियर है, समझ आ रही है? अच्छा, हमने एक्सप्रेस को बुलवाया, रिक्वायर कर लिया, कॉल कर लिया। हमें पता है कि जब एक्सप्रेस ने चलना है तो पीछे से सर्वर बनना स्टार्ट हो जाना है। जब रिटर्न करेगा तो इसका मतलब उसने मुझे क्या रिटर्न करना है कि यस योर सर्वर इज ओके नाउ यूज इट, कि आपका सर्वर बन चुका है, पीछे इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दो। तो वो सर्वर किस में सेव हो जाएगा? इस सर्वर के वेरिएबल में। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मेरा वेरिएबल है ना एबीसी एक्सपोर्टेड कुछ भी, तो मैंने उसका नाम क्या रख दिया? सर्वर, ताकि मुझे पता रहे कि सर्वर कहाँ पे बना हुआ है, किस वेरिएबल में सर्वर पड़ा हुआ है। तो उसके बाद वो कहता है इस सर्वर को चलाने के लिए वो ये पोर्ट की बात कर रहा है। आपको याद है हमने रिएक्ट क्रिएट किया था, उसको चलाया था। चलाने के लिए वो क्या कहता है? लोकल होस्ट 3000 पे जाओ और अपना प्रोजेक्ट चलाओ। तो लोकल होस्ट आप यूँ समझ लें डोमेन है, और 3000 आपकी लैपटॉप की पोर्ट है। इसी तरह सर्वर भी डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर चलाए जाते हैं। अगर आपने अपने इस लैपटॉप के अंदर दो फोल्डर क्रिएट कर लिए, एक में आपका है फ्रंट एंड और एक में है बैक एंड। आपने फ्रंट एंड को चला दिया, वो कहाँ चलेगा? लोकल होस्ट 3000 के ऊपर। 3000 वाली जो पोर्ट है वो बुक हो गई है, उसके ऊपर अब कोई चीज चल नहीं सकती क्योंकि वो रनिंग पोजीशन पे है ऑलरेडी। अब मैंने सर्वर भी चलाना है। अब सर्वर को किस पोर्ट पे चलाना है ये मैंने डिसाइड करना है। मैंने उसको 5000 पे चलाना है, उसको 8000 पे चलाना है, डिफरेंट पोर्ट्स है हमारे पास। तो यहाँ पर वो उसकी पोर्ट क्रिएट कर रहा है कि आपने ये वाला जो पोर्ट है, किस पोर्ट के ऊपर सर्वर चलेगा, किस पोर्ट के ऊपर फ्रंट एंड चलेगा। अलग अलग चीजों के ऊपर दोनों चीजें चल रही होगी, एक पोर्ट पे बैक एंड चल रहा होगा, एक पोर्ट पे फ्रंट एंड चल रहा होगा। ठीक है, तो ये काम करने के लिए हम उसका ये वाला वेरिएबल कॉन्स्ट, हम यहाँ पे पोर्ट इज इक्वल टू वो हमारा, हमें पता है कि जो बाय डिफॉल्ट रिएक्ट चलता है वो 3000 पे चलता है। तो हम इसको बोलते हैं कि 5000 पे हमारा बैकएंड चला दो। ठीक है, ताकि दोनों डिफरेंट हो जाए। अब एक पोर्ट पे फ्रंट एंड चल गया, एक पे बैकएंड चल गया। अब नेक्स्ट इस चीज को छोड़ते हैं, ये बात की बात है। अब वो कहता है कि इसको चलाने के लिए ये वाला कोड आपके काम आएगा। इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। वो कहता है कि ऐप डॉट लिसन, हमने ये वो जो ऐप ले रहा है वो यहां से ले रहा है, तो हमने क्या लेना है? सर्वर। हमने सर्वर को कहना है सर्वर लिसन करेगा, यानी चलेगा, यानी सर्वर डॉट लिसन। हमने सर्वर को चलाना है, किस पोर्ट के ऊपर चलाना है? 5000 के ऊपर। यहाँ पे डायरेक्ट 5000 लिख दो तो भी ठीक है। ठीक है, उसको किसी वेरिएबल में सेव करवा दो तो भी ठीक है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर पहले नंबर पे आपने क्या बताना है? पोर्ट। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं अगर इस चीज को डिलीट कर दूं, ये सर्वर है, सर्वर को बोलना है अब तुम चलोगे, मैंने उसको एक कोड लिखना है कि ये सर्वर किस पोर्ट पे रन करवाना है। तो उसके लिए इसकी कमांड है लिसन की। लिसन को कॉल करेंगे, ये एक फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर होंगे। पहला पैरामीटर ऑलवेज पोर्ट होगा, आपने बताना है कि सर्वर ने किस पोर्ट पे चलना है। मैं यहाँ पर पोर्ट डिफाइन कर देता हूँ, 4000, 5000, 6000, जो भी आपने पोर्ट डिसाइड करनी है वो यहाँ पे लिख देनी है आपने। मैंने उसको लिख दिया 5000 ताकि 3000 से डिफरेंट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाना है। उसके बाद क्या है? एक फंक्शन। तो फंक्शन हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? एरो फंक्शन। तो हम यहाँ पे एरो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे एक कंसोल लगा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें लिख लेते हैं सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखना है? बताना है कि मेरा सर्वर किस पोर्ट के ऊपर चल रहा है, यानी ये मेरे लिए अपना पर्सनल मैसेज है। कंसोल में आपको पता है क्या अपना पर्सनल मैसेज होता है, ताकि मुझे पता चल जाए सर्वर जब चले तो ये कंसोल चले। अगर ये कंसोल चल गया तो इसका मतलब क्या? ये बताएगा मुझे कि योर सर्वर इज रनिंग और इस पोर्ट पे सर्वर चल रहा है। तो यहाँ पर आके मैं उसको क्या लिख दूंगा? पोर्ट, यानी 500 के 5000 के ऊपर मैंने अपना सर्वर चलाया है। समझ आ गई बात की? सर वो जो वेरिएबल वहाँ पे हमने बनाया है और ये सर्वर डॉट लिसन वेट ये यहां से लेके यहां तक का जो कोड है, अभी आपने सर्वर को इस वेरिएबल में ले आए हैं जो पीछे सर्वर बना है। अब वो सर्वर बन चुका है, हमने उस सर्वर को चलाना है। सर्वर कैसे बनता है? जब ये वाला फंक्शन चलता है ना एक्सप्रेस वाला, तो ये एक्सप्रेस की टीम ने ये फंक्शन पीछे कहीं ना कहीं बनाया हुआ, हमने तो जस्ट कॉल किया है ना, तो वो चल गया फंक्शन, आपका सर्वर बन गया। जब सर्वर बन गया तो इस वेरिएबल में सेव हो गया। अब वो सर्वर रेडी है, हमने उस सर्वर को चलाना है, रन करना है। तो ये वाला जो कोड अभी हमने लिखा है, हम उस सर्वर को चलाने के लिए लिख रहे हैं कि सर्वर चलेगा। अब चलाने के लिए क्या है? सर्वर डॉट
लिसन, यानी इस सर्वर को बोल रहे हैं कि तुमने चलना है, और चलाने के लिए हमने उसे बता दिया कि पहले नंबर पे तुम्हें पोर्ट मिलेगी, तुमने किस पोर्ट पे चलना है। उसके बाद हमने अपनी हेल्प के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लिया कि जब ये फंक्शन चले तो एक मैसेज आ जाए कि आपका सर्वर जो है वो चल चुका है और इस पोर्ट के ऊपर चला है वो। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये वाला काम हमने कर लिया। अब हम इस फाइल को चलाते हैं। फाइल को चलाने के लिए हम यहाँ पर एक नया ले लेते हैं ताकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा सर्वर चले। हम जब भी बैकएंड प्रोजेक्ट में आएंगे तो हमने क्या करना है, यहाँ से अपने बैकएंड वाले सिर्फ और सिर्फ बैकएंड वाले फोल्डर में जाना है। अभी ये मुझे कहाँ लेके आ रहा है, इस फोल्डर में। तो हम क्या करते हैं, सीडी बैकएंड। ये चीजें याद रखनी है आपने। मैं इस फोल्डर में आऊंगा, अब मैंने इसको चलाना है। चलाने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसको बताना है नोड, और हमारी जो सर्वर की फाइल है वो वाली फाइल। तो फाइल कौन सी है, सर्वर डॉट जेएस। तो जैसे आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल चलाते थे हम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्वर डॉट जेएस। अब हमें क्या मिल रहा है, सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 5000, कि आपका सर्वर जो है वो रेडी है, चल चुका है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला सर्वर बना था, वो सर्वर इसमें सेव हुआ है, तभी चला है। अगर ये वाला वेरिएबल सर्वर ना क्रिएट करे तो आपका सर्वर अगर होगा ही नहीं तो चलेगा कैसे। ठीक है ना, क्लियर है। यहां तक सबको समझ आ गई कि हमने सर्वर का कोड लिखा, सर्वर को बनाया, अब हमने उस सर्वर को चला के देख लिया, उसने बता दिया कि आपका सर्वर जो है वो इस फाइल के ऊपर, इस पोर्ट के ऊपर चल गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने इस वेरिएबल को कंट्रोल किया, हमने वेरिएबल बनाया पोर्ट के लिए, स्पेशल वेरिएबल। ठीक है। तो अब ये जो 5000 है इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, वो वेरिएबल। तो जब पोर्ट का वेरिएबल कॉल करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू आएगी ना 5000। अब यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है स्टैटिकली 5000, तो इसकी जगह पर भी क्या कर देंगे, पोर्ट। लेकिन आपको याद हो, स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो इस स्ट्रिंग को बैकटिक में कन्वर्ट करना पड़ता है। याद है ना सबको। और जहां पर वेरिएबल यूज करना है वहां पर आपने डॉलर साइन और करली ब्रैकेट। अब वो वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर भी 5000 लिखा आएगा। तो अब अगर हम दोबारा इसको, इस फाइल को चलाकर देखें तो हमें क्या मिल रहा है, सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 5000। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो चीजें है ना, ये सारी चीजें, ये वाली चीजें हम इस सर्वर की फाइल में नहीं लिखेंगे। ये जो पोर्ट है ना, इस तरह का काम हमने सर्वर की फाइल को, कुछ लोग करते हैं ऐसा, यानी कि वो समझते हैं कि ये चाहिए तो इसी फाइल में लिख लेते हैं। काम वो जो नीट क्लीन साफ आपको समझ भी आए वो काम करना चाहिए, क्योंकि जब आप कल बड़े बड़े पे काम करोगे ना, ये फाइल काफी लंबी हो जानी है, आपको समझ नहीं आनी कि ये कोड किस मकसद के लिए लिखा है, ये कोड किस मकसद के लिए लिखा है। हमने ये वाला जो है ना, ये पोर्ट, इस तरह की चीजें वो इस फाइल में से निकाल देनी है। हमने इनको अलग फाइल में से कॉन्फ़िगर करवाना है ताकि वो इस फाइल में आके दोबारा चल जाए। अब ये जो पोर्ट की फाइल है, इसके लिए हम एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं। उस इन्वायरमेंट में हम अपना पोर्ट डाल देते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं बैकएंड के अंदर, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल का हम नाम लिख देते हैं डॉट env। ठीक है, डॉट env, डॉट env। ठीक है, डॉट env यानी इन्वायरमेंट वेरिएबल की एक फाइल क्रिएट की। अब यहाँ पर जो पोर्ट क्रिएट की है ना, ये वाली पोर्ट मैं यहाँ पर क्रिएट करने की बजाय मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, सिंपल वेरिएबल। मैं यहाँ पर लिखता हूँ PORT, पोर्ट इज इक्वल टू 5000। ठीक है, मैंने वो पोर्ट अपनी इस फाइल में क्रिएट की। ये फाइल क्या करेगी, आगे चल के मजीद क्लियर हो जाएगा। एक तो इसने स्टार्ट कर दिया कि जो चीजें जस्ट नॉर्मल है, जो इस चीज को सर्वर को चलाने के लिए काम आ रही हैं, सिर्फ वेरिएबल्स हैं, वो सारे हमने क्या करने हैं, इस फाइल में डाल देने हैं। ठीक है। तो पोर्ट थी, पोर्ट मैंने क्या किया, इस वेरिएबल को क्रिएट किया यहाँ पर सेम, और मैंने वो यहाँ पे पोर्ट लिख दी। अब मैंने ये वाली पोर्ट जो है ना, जो यहाँ पर खुद क्रिएट किया है 5000, ये 5000 आप मैंने इस फाइल में से उठाना है। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए एक मेथड है, वैसे भी ये चल जाएगा लेकिन अगर उस मेथड के साथ चलेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। वो मेथड क्या है कि आपने फाइल क्रिएट कर ली, फाइल में आपने क्या किया, सेम वही वेरिएबल जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आपने यही वेरिएबल यहाँ पर क्या लिखना है, आपने कोस्टलेट वार नहीं लिखना आपने। ये डॉट env की फाइल है, डॉट जेएस की फाइल नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपने सिंपल लिखने वाला काम, जैसे मैंने वेरिएबल पोर्ट था तो मैंने पोर्ट बस लिख दिया,
वो वेरिएबल बन गया, उसमें उसकी वैल्यू डाल दी। अगर आपने कोई और वेरिएबल क्रिएट करना है उसका नाम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इस बैकएंड के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, उस फोल्डर का नाम रख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िग रख लेते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बड़ा हो जाएगा तो कॉन्फ़िग, ये कॉन्फ़िगरेशन में काम आएगा। अब हम इस फोल्डर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उस फाइल का नाम होगा env कॉन्फ़िगरेशन। इसको भी env कॉन्फ़िग कर लेते हैं। ठीक है, env config डॉट js कि ये मेरे पास, मैं कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूं, जितनी भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर मैं वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा, इनको मैंने कॉन्फ़िगर करना है किसके साथ, अपने सर्वर के साथ। तो उसके लिए मैंने अलग से उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसका कॉन्फ़िगरेशन एनवायरनमेंट कर लिया। देखो, आपके पास env की फाइल होगी, इसमें सारे वेरिएबल्स होंगे, आपके पास सर्वर की फाइल होगी, इसमें ये सारे वेरिएबल्स यूज होंगे। लेकिन उस फाइल से इस फाइल तक इन वेरिएबल्स को लाने के लिए कॉन्फ़िगर करवाना पड़ेगा। उस कॉन्फ़िगरेशन को परफॉर्म करने के लिए मैंने ये काम किया, कॉन्फ़िग का फोल्डर और उसके अंदर env config की एक फाइल, जिसमें अब हम यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है। अब जो आपने डॉट env की फाइल क्रिएट की है ना, ये env जो है आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ये भी यहाँ पर एक पैकेज है जिसको आप इंस्टॉल करोगे। ठीक है, अगर हम गूगल पे जाएं और यहाँ पर लिखें डॉट env npm, तो वो यहाँ पे हमें दिखाएगा ये वाला पैकेज जो है डॉट env, हमने क्या करना है, इंस्टॉल करना है और उसके बाद हमने इसको क्या करना है, यूज करना है। अब हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, डॉट env को कॉपी, इंस्टॉलेशन के लिए ये चलाया था, और यहाँ पे आके npm install डॉट env कॉल कर, इंस्टॉल हो गया डॉट env। ठीक है, और यहाँ पर मेरा सर्वर चल रहा है। अब हमारे पास डॉट env की कॉन्फ़िगरेशन चलना स्टार्ट हो जाएगी। समझ आ गई बात की? सर वो हम उस फाइल में जाके खुद करना है या कहीं पे भी कर सकते हैं? क्या इंस्टॉल? हाँ जी। इंस्टॉल तो आपने नीचे टर्मिनल में करना है ना, बैकएंड वाले जितनी भी टर्मिनल चीजें। बैकएंड वाले टर्मिनल में अभी हमारे पास है ही बैकएंड, फ्रंट एंड तो है ही नहीं। रिडक्स बाहर रह गया, वो फोल्डर ही अलग हो गया, मैंने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है बैकएंड के नाम से, बैकएंड प्रोजेक्ट, उसके अंदर बैकएंड का फोल्डर, इसके अलावा कोई और फोल्डर है ही नहीं। अगर होगा तो वो इसके बाद यहाँ पे आएगा फ्रंट एंड के नाम से। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूं फोल्डर, तो वो फोल्डर यहाँ पर आएगा, उसको हम बोलेंगे कि वो फ्रंट एंड का फोल्डर होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर बैकएंड के फोल्डर पे काम कर रहे हैं। आपकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको बता देता हूँ कि आपके पास यहाँ पर पावर शेल पड़ा होता है, cmd पड़ा होता है, आपने यहाँ से 2-3 ओपन कर लेने। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे लास्ट वाले के ऊपर अपना सर्वर चलाया हुआ है, अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं सर्वर ही चलाऊंगा। अब मुझे क्या करना था, डॉट env इंस्टॉल करना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक ये टर्मिनल ओपन किया, वो टर्मिनल था ये वाला, मैंने इसमें आके वो कमांड चला दी। अब एक टर्मिनल क्या कर रहा है, चीजों को इंस्टॉल कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, मेरे सर्वर को चला रहा है, ताकि वो बार बार मुझे बंद करके वहां पे दोबारा इंस्टॉल होने फिर चलाना ना पड़े। अच्छा, वो चीज इंस्टॉल कर लेनी है आपने, डॉट env इंस्टॉल हो गई। अब डॉट env का जो सेटअप है वो भी काम करना स्टार्ट करेगा। अब हम उसको देखते हैं कि वो कैसे काम करेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाते हैं, उससे पूछती है कि क्या ये किस तरह काम करेगा। सबसे पहले वो कहेगा कि ये जो डॉट env की फाइल है, इसको आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला कोड यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी फाइल में सबसे ऊपर जाके चला देंगे। आपको पता ही है रिक्वायर क्या करता है, इंपोर्ट का काम करता है। तो मैंने डॉट env को इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसको कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फाइल में से जितने भी ये वाले वेरिएबल हैं, इनको कॉन्फ़िगर करके इस फाइल में ले आएंगे। डॉट env की सादा फाइल है, ये प्रोग्रामिंग फाइल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल फाइल है। इस फाइल के अंदर जितना भी वेरिएबल कोड लिखा हुआ है, वो सारा हम इस फाइल में कॉन्फ़िगर के साथ ले आएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर उसको एक ऑब्जेक्ट बता देता हूँ कि मैंने यहाँ से कुछ चीजें एक्सपोर्ट करनी है। एक्सपोर्ट, आपको पता है जो चीज एक्सपोर्ट हो जाए वो फिर दूसरी फाइल में जाके जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपको वो वहां पर मिलेगी, ऐसा ही है ना। तो मैं चाहता हूँ इन्वायरमेंट वेरिएबल में जितने भी वेरिएबल मैं बनाऊं, अब देखो ना, ये डॉट जेएस की फाइल नहीं है, इस फाइल के अंदर अगर मैं ये लिखूं एक्सपोर्ट कोड, तो इसको समझ नहीं आएगी।
एक्सपोर्ट कौन करता है, इंपोर्ट कौन करता है, जीएसटी फाइलें। ये सिंपल फाइल है, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ये वाली फाइल करेगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम। हमने डॉट env को कॉन्फ़िगर करवा लिया इस फाइल में, क्योंकि हमने डॉट env की फाइलों को क्या किया, इसमें वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं, और यही वेरिएबल हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी लेके आने हैं। हमने अब यहाँ पर आके वो वेरिएबल लेके आना है। मैंने वो वेरिएबल, जो कौन सा वेरिएबल है, पोर्ट वाला वेरिएबल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अभी कैपिटल में कैपिटल में लिख लो, स्मॉल में लिख लो, आपकी मर्जी है। मुझे संस्कृत नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोर्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये वाला जो वेरिएबल पोर्ट है ना, इसकी वैल्यू उठा के इस वेरिएबल की यहाँ पर रखनी है मैंने। बात समझ आ गई। यहाँ पर ये जो वेरिएबल मैंने यूज किया है ना, पोर्ट 5000, अब ये जो 5000 है ना, ये वैल्यू मुझे चाहिए कहाँ पर, इस साइड पे, क्योंकि जब मैं ये पोर्ट वाला वेरिएबल किसी भी फाइल में कॉल करूं तो उसकी वैल्यू वहां पे चली जाए। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट, आगे इस फाइल तक आप पहुंच गए, प्रोसेस डॉट env, आप इस फाइल तक पहुंच गए हो। इस फाइल में से अब आगे आपने कौन सा वेरिएबल उठाना है। अब आपके पास 5, 10, 15 वेरिएबल हो सकते हैं, मेरे पास अभी एक ही है, तो मैंने ये वाला वेरिएबल उठाना है, तो हम क्या करेंगे, उसे बता देंगे कि इस फाइल में मेरे पास ये वाला वेरिएबल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इज इक्वल टू नहीं करना, ये करना। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो पोर्ट है, अब प्रोसेस डॉट env और डॉट पोर्ट, हम ये काम करके इस फाइल के अंदर पड़ा हुआ जो वेरिएबल था ये वाला, ये हमने इस फाइल में ले आए हैं। क्लियर है। अब हमने क्या करना, हमने ये करना था कि ये जो काम हमने किया है ना, ये वाला काम हम मैनुअल यहाँ पर ना करें, ये वाले सारे काम हमारे env की फाइल से आए, तो इसलिए ये काम किया है। env की फाइल बनाई है, सिंपल फाइल, इसमें सिर्फ लिखेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए उसकी कॉन्फ़िग फाइल बना ली है, इसमें वेरिएबल्स आ जाया करेंगे। अब इस फाइल का काम है ये सारे वेरिएबल्स प्रोवाइड करना अपने सर्वर को। तो अब हम सर्वर वाली फाइल के अंदर जाके इस फाइल में से अपना कोड उठाएंगे, यानी ये वाला पोर्ट जो है वो उठाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा आ गया, इस लाइन पे क्या लिखा है, कोई बताएगा। ये जो लिखा हुआ प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे 5000 लिखा हुआ आया है, क्योंकि ये वाली वैल्यू आई है इसकी। ठीक है, तो वो वैल्यू अब इसके अंदर सेव हो गई पोर्ट में, तो अब हमें ये वाली पोर्ट क्या है यहाँ पर लेके आनी है। अगर मैं यहाँ पर ये वाला पोर्ट लिख दूंगा तो वो वहां से आ जाएगा पोर्ट और इसमें सेव हो जाएगा, और ये वाला हमने नीचे यूज किया होगा। तो इस तरह सेपरेट हम काम करेंगे। अब ये वाला काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज को एक्सपोर्ट करते हो, यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। तो इस इन्वायरमेंट में आपको इंपोर्ट कौन करवाएगा, रिक्वायर करवाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं कॉन्स्ट env, एक वेरिएबल इज इक्वल टू, हम कहते हैं रिक्वायर कर लो। रिक्वायर करने के लिए हमें पता है कि हमने कहां से रिक्वायर करना है, कॉन्फ़िग का फोल्डर है, उसके अंदर डॉट env की फाइल है, उसमें पड़ा हुआ है ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट स्लैश कॉन्फ़िग का फोल्डर आ गया, इस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है, इस फाइल में सारे पड़े हुए। कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर env कॉन्फ़िग की फाइल है, उसमें हमारे पास सारे वेरिएबल्स जो इस फाइल में बनेंगे, वो सारे वेरिएबल्स हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते जाएंगे। अब वो इस फाइल तक आ गया env। ठीक है, अब ये वाली सारा जो है ना, ये सारा ऑब्जेक्ट इस env के अंदर सेव हो गया आगे। समझ आ गई बात की। अब आपने इस ऑब्जेक्ट में से कोई वेरिएबल निकालना हो, तो ऑब्जेक्ट में से वेरिएबल कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट लगा के। तो ये वाला ऑब्जेक्ट अगर सारा इस env में आ गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, env डॉट, तो वो पोर्ट आ गई कहां से, हाँ वो डिस्ट्रक्चर कर लेगा ना। अभी उस साइड पे नहीं जा रहा मैं, सिंपल सिनेरियो को लेके चलते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग तो बात की बात है, फिर कंफ्यूजन हो जाती है चीजों की। अब हमने जैसा पड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने उस चीज को ऑब्जेक्ट में से निकाल के यूज कर लिया। अब env के अंदर मेरे पास इस फाइल में से ऑब्जेक्ट मिला, ये वाला सारा ऑब्जेक्ट मुझे इस फाइल में से मिला। वो मिला कहाँ पे, जहां पे मैंने उसको रिक्वायर किया, रिक्वायर करके मैंने वेरिएबल में सेव करवा लिया env में। अब env के अंदर इस फाइल को जहां पे भी मैं रिक्वायर करूंगा, अगर इस फाइल में मेरे पास यहाँ पर इस फाइल में अगर 10 वेरिएबल है, तो वो 10 के 10 वेरिएबल इसमें आएंगे और यहाँ पर एक्सपोर्ट करता जाऊंगा मैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा वेरिएबल होगा, तीसरा होगा, सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अब जब जिस भी फाइल में आपको ये वेरिएबल्स चाहिए होंगे, आप क्या करेंगे,
उसको ENV के नाम से ये फाइल को रिक्वायर करवा लेंगे। ये वाला सारा ऑब्जेक्ट आपको उस वेरिएबल में मिल जाया करेगा जिसमें आपने इसको सेव करवाया हुआ। जरूरी नहीं ENV, इसका ABC नाम कुछ भी रख लो, लेकिन नामिंग कन्वेंशन जो है वो आप सेम रखोगे, क्योंकि आप समझ आ रही है कि इतना ज्यादा काम करना है ताकि आपको याद रहे कि ये काम किसके काम रिलेटेड किया गया। अब ये काम ENV का रिलेटेड किया गया तो मैं ENV का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। सर्वर वाला काम क्रिएट किया था तो उसका नाम ही सर्वर रख दिया ताकि याद रहे कौन कौन सी चीज किस किस में पड़ी हुई है। अब वाली जो पोर्ट है वो इस फाइल में से उठेगी, पहले इस फाइल में आके एक्सपोर्ट हो जाएगी, फिर हमने इस फाइल को सर्वर में यूज किया है और ENV को हमने यहाँ पर यूज कर लिया। क्लियर है, सबको समझ आ गई? आ गई समझ? अच्छा, आप ये देखो, ये जो इस फाइल में से अगर मैंने ये वाली वैल्यू उठानी थी तो मैंने यहाँ पर आके क्या लिखा है, प्रोसेस डॉट ENV डॉट पोर्ट। तो मुझे क्या मिला इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर क्या मिला मुझे 5000। अगर ये वाला कोड मैं यहाँ से कॉपी करूं और यही वाला कोड अगर मैं यहाँ पे आके लिख दूं, आ जाएगा ना यहाँ पे भी 5000 आएगा, 5000 कोई इशू नहीं होगा इसका भी। लेकिन ये वाला सिनेरियो आप जो कर रहे हो, ये वाला सिनेरियो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपने उसको एक फ्लो के साथ चलाना है। अब देखो, जब भी मुझे इस इन्वायरमेंट के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा तो मैं उस वेरिएबल को यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा, उसके फौरन बाद मुझे क्या करना होगा, इस वेरिएबल को इस फाइल में जाके एक्सपोर्ट करना होगा। अब मुझे क्या पता होगा, पहले यहाँ पर बनाऊंगा, फिर यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट कर दूंगा और फिर ये वाली फाइल जो है उस फाइल में जाके इंपोर्ट करके इसमें से वेरिएबल निकाल दूंगा। ये फ्लो है। क्यों? क्योंकि आपने ENV की फाइल को भर देना है काफी सारे वेरिएबल से, तो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके प्रोसेस डॉट ENV लिखना पड़ेगा। तो उस काम को मैंने एक फ्लो के साथ किया है। अगर आप सिंपल करना चाहते हो कि जिस लाइन के ऊपर आपको वो वैल्यू चाहे प्रोसेस डॉट ENV और जिस वेरिएबल की वैल्यू चाहे वो कॉल करोगे मिल जाएगी। ठीक है, समझ आई है बात की? लेकिन जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए काम स्टार्ट करते हो ना, फिर इस तरह नहीं करते, फिर आप हर चीज का सोल्यूशन ढूंढते हो ताकि आप एक सर्कल के साथ चीजों को घुमा के लेके आओ ताकि आपको याद रहे। अब जब मेरा ये फ्लो बन जाएगा ना, मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट करना है, वो भी ऐसे ही, दूसरा भी ऐसे ही, तीसरा भी ऐसे ही, 4-5 वेरिएबल जब क्रिएट हो गए ना, मैंने वेरिएबल 100-200 भी क्रिएट करने हैं। तो जब मुझे एक फ्लो बन गया तो ऑटोमेटिकली समझ आएगी, मैं आऊंगा ENV में वेरिएबल क्रिएट करूंगा, यहाँ से एक्सपोर्ट, जहां पे यूज करना है ये वाली फाइल इंपोर्ट, वो वेरिएबल कॉल जस्ट बस। समझ आ गई बात की? सबको क्लियर है कि ENV की वेरिएबल की फाइल क्यों क्रिएट की जाती है? ताकि अब इसका जो रीजन है क्रिएट करने का वो ये है, ENV की फाइल जब भी आप यहाँ पर क्रिएट करोगे तो आपने इस फाइल के अंदर अपने सिक्योरिटी पर्पज वाली चीजें रखनी होती है। जैसे मैं इस सर्वर को किस पोर्ट पे चला रहा हूँ, ये मेरी सिक्योरिटी पर्पज की रीजन थी कि मैं लोगों को बताना नहीं चाहता कि किसी को पता ना चले कि मेरा सर्वर जो है वो किस पोर्ट पे चलता है। अब अगर किसी हैकर को पता चल जाए कि ये सर्वर किस पोर्ट पे चलता है तो हैकिंग की वो कोई मजीद टिप्स लगा के वो मेरे सर्वर को हैक कर सकता है। इसलिए मैंने इस चीज को क्या करना है, प्रोटेक्ट रखना है कि सर्वर की फाइल के अंदर ये वाला जो ENV वेरिएबल है इन ENV डॉट पोर्ट, ये वाला नहीं होना चाहिए, ये पता ही नहीं होना चाहिए कहाँ से आ रहा है। अगर डायरेक्टली इस फाइल में लिखा होगा तो समझ आ जाएगी। अब इस फाइल में लिखा हुआ है ना, तो ये वाला जो सर्वर का कोड है, जब हम इसको, ये तो अभी मेरी मशीन में है ना सर्वर, ये सर्वर का कोड भी आपने डिप्लॉय करना है आगे किसी ग्लोबल मशीन के ऊपर, ठीक है, किसी होस्टिंग के ऊपर। जब आप ये वाला कोड डिप्लॉय करोगे ना तो आप वहां पर डॉट ENV की फाइल को रोक लोगे, ये फाइल आपके सिस्टम में ही रह जाएगी और आपका जो सारा सर्वर का कोड है वो वहां पे चला जाएगा। अब जब आपको कोई भी सर्वर की फाइल उसको मिल भी जाए तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, ENV डॉट पोर्ट, लेकिन ये ENV डॉट पोर्ट की फाइल का इन्वायरमेंट वेरिएबल तो आपके पास होगा, उसको सर्वर से कुछ भी नहीं मिलना। तो इसलिए आपको ये प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि कोई भी आपकी पोर्ट को एक्सेस नहीं कर सकेगा, कोई भी ये नहीं देख सकता कि ये इस डोमेन के ऊपर, इस पोर्ट के ऊपर आपका सर्वर चलता है। ठीक है, तो इसलिए हमने अगर डेटाबेस भी कनेक्ट करनी है तो डेटाबेस में कनेक्ट करने के लिए अगर वो कहता है कि आपकी डेटाबेस का ये कोड है, ये पासवर्ड है, तो वो पासवर्ड भी हमने क्या करना है, इस फाइल में आके सेव करवा देना है, वो कोड भी इस फाइल में लगा देना है। जब हम कोई भी देखेगा तो मेरी डेटाबेस कौन सी है, उसको डेटाबेस का नाम तो मिल जाएगा इस फाइल में, लेकिन उसके पीछे जो कोड होगा वो मेरी फाइल, मेरे सिस्टम में रह जाएगा। अपलोड नहीं करते हैं इस तरह वो भी ग्लोबल, वहां पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की सेटिंग होती है, हम वहां पे वेरिएबल्स की जाके सेटिंग कर देते हैं। तो मतलब वो जैसे कि उन्होंने समझ लो कि अपनी ENV बनाई है, वहां पे वो सेटिंग्स वहां पे कर लेते हैं
ताकि उसको बता देते, मेन मेन चीजें बता देते हैं कि ये चीजें ले लो, बस ये इनाफ है, इसी से मेरा प्रोजेक्ट चल जाएगा, सर्वर चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ईएनवी की फाइल को क्रिएट कर लिया, उसमें प्रोड आ गई। अब हमने इस सर्वर को चला के चेक कर लेना है कि अब जो है वो फाइल, ये वाली फाइल, अगर इस फाइल में वेरिएबल्स पड़े हो तो क्या ये वाली फाइल उसको चलाती है या नहीं चलाती। तो अब हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं। टाइम हो गया नमाज का, नमाज पढ़ लें। कंट्रोल सी करके मैं इसको रोक लेता हूँ, और अब हमने इसको चलाने के लिए सर्वर, और यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट, और हमारे पास एक पोर्ट आ गई कि आपने सर्वर को चला लिया, और आपकी ये पोर्ट जो है वो सक्सेसफुली कहाँ से आ रही है, अब ईएनवी के वेरिएबल से आ रही है। समझ आ रही बात की। देखो ना, अब यहाँ पे डायरेक्टली पोर्ट नहीं है, अगर ये पोर्ट ना होती तो मे बी वो एरर दे देता, लेकिन अब उसने क्या किया, env डॉट पोर्ट, वो यहाँ पे आया इस फाइल में, और इस फाइल में उसने ये वाला वेरिएबल देखा, ये फाइल कहाँ से वेरिएबल ले रही है यहाँ पर, तो ये 5000 ऑटोमेटिकली कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पर, और उसने फिर पोर्ट के वेरिएबल को आगे यूज किया, और यहाँ पे उसको पोर्ट मिल गई। क्लियर है, चीजों की समझ आ रही है ना। सर्वर जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है फ्रंट एंड की निस्बत। देखिए आपने कहा ये फाइल अपनी रोक लेनी और उनका ईएमवी एनवायरनमेंट बनाएगा। सर यहाँ पर जो फाइल सारे वेरिएबल बनाए वहां पर जाके दोबारा बनाने पड़ेंगे। बने बनाए होते हैं वहां पे, हमारे कोड नाम ही लिखना वेरिएबल का बस, जैसे कि मैंने पोर्ट, वहां पे पोर्ट का नाम लिख के उसकी वैल्यू ऐड कर दी बस वहां पे। दोबारा बने बनाए वेरिएबल में अपनी वैल्यू डालनी पड़ेगी। हाँ, वो आपको बता देगा वेरिएबल क्रिएट करना है, बटन पे क्लिक करोगे वो आपको स्पेस दे देगा, आप वेरिएबल का नाम टाइप करोगे, उसके बाद एक और क्लिक करोगे, वेरिएबल की वैल्यू ऐड करोगे, एंटर कर दोगे, वो वेरिएबल बन जाएगा। वहाँ वेरिएबल पोर्ट के नाम से बन गया। देखो अब क्लिक करोगे ना, आपको इनपुट फील्ड आएगी, आप उसमें नाम लिखोगे, फिर एंटर करोगे, फिर आपको बताएगा ये जो नाम जिस वेरिएबल क्रिएट किया इसकी वैल्यू डालो, मैं वहां पर लिख दूंगा 5000। अब क्लिक करूंगा, ये वेरिएबल वहां में आगे उसके उनके एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव हो गया। सर ये जो ईएमवी का ये भी नहीं डालना पड़ेगा। अब ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल मेरे पास है ना, तो जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो सर्वर वालों की जिम्मेदारी है कि वो फाइल मेरी फाइल है उसको सिक्योर करें। इस सर्वर को मैंने अपनी मशीन में भी तो चलाना है ना, तो अपनी मशीन में चलाने के लिए भी मुझे ईएनवी की फाइल की जरूरत पड़ती है। तो इसको हमने यहाँ पर टेम्परेरी तौर पे भी क्रिएट करना है, लेकिन जब हम ये वाला फोल्डर, ये वाला स्ट्रक्चर डिप्लॉय कर देंगे, तो हम जो कंपनी, जिस कंपनी से सर्वर ले रहे हैं, यानी ये सर्वर आपने किसी होस्टिंग पे डालना है, यानी जगह लेनी है। सर्वर जो है वो लोकल मशीनों पे नहीं लिखे जाते। सर्वर का कोड यहाँ पे लिख लिया, अब इसको ग्लोबल मशीन पे डालना है। यानी कि मैं देख लेता हूँ कि फेसबुक वालों का सर्वर अच्छा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो कहेंगे कि मुझे $500 दे दो, तो आप सर्वर की 10 GB स्पेस यूज कर लो हमारे सर्वर में। अब फेसबुक वालों ने मुझे सर्वर की स्पेस दे दी, अब मैंने ये वाला कोड उनसे पूछना है कि मैं आपके सर्वर पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ, वो मुझे एक डॉक्यूमेंटेशन दे देंगे कि इस तरह मेरे सर्वर पे ये वाला कोड ऐड कर दो। मैं वो वाले डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ूंगा, वो वाली कमांड चला दूंगा, ये वाला कोड वहां पे चला जाएगा। अब ये चलेगा नहीं, अब ये चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ईएनवी की फाइल मेरे सिस्टम में रह गई। अब वो मुझे ईएनवी की सेटअप फाइल देंगे कि आपकी जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपने क्रिएट किए हैं ना जो अपनी फाइल में, अब वो हमारे सर्वर पे भी आके लिखें कि क्या पोर्ट है, कौन सा डेटाबेस का कनेक्शन कहाँ से किया है, कि जो भी सिक्योरिटी के आपने वेरिएबल्स हैं वो सारे आपने वहां पर डिफाइन कर दें। अब वो जो ईएनवी के वेरिएबल है ना, उनको सिक्योर करना फेसबुक वालों का काम है। ये जो आपको समझ शायद आपने सुना हो कि फेसबुक वालों ने पीछे शायद कितने थाउजेंड ऑफ लोगों का, मिलियंस जो डाटा है वो लीक किया था। आई थी ना न्यूज के ये अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे हैक हुए थे, कुछ लोगों का डाटा लीक हुआ था। ये हैकिंग तभी पॉसिबल होती है जब वो मतलब खुद एजेंसियां बीच में इन्वॉल्व हो जो करवाने वाली है, उसके अलावा नहीं कोई कर सकता। अब मैंने अगर एक चीज क्रिएट की है ना, तो मेरे पास ही उसकी एक्सेस है, किसी और के पास एक्सेस नहीं है। अगर मैं चाहूँ किसी को ब्लैकमेल करने के लिए तो ही मैं वो काम करूंगा, या फिर ये कि एक हैवी अमाउंट भी बंदा मुझे दे कि यार मैंने ये वाला काम करना है, आपका मंथली इनकम कितनी है, मैं कहूँगा $10,000, वो कहेगा मेरे से $50,000 ले लो, मेरा ये काम कर दो। अब तो $40,000 जो है वो आंखों के सामने है, तो मेरे लिए डाटा क्या है फिर? मैं कहूँगा ठीक है ले लो, डाटा डाटा ही है। तो इस तरह, लेकिन वो बहुत सिक्योर सिस्टम होते हैं जो प्रोफेशनल टीम्स हैं, जैसे गूगल है, डार्ट है, फेसबुक है, हीरोकू है, ये वाली जो है ये कभी भी ये काम नहीं करेंगे, ये कभी भी ब्लैक डाटा नहीं देंगे आपको, चाहे जितने मिलियंस ऑफ डॉलर की ऑफर कर दो। क्योंकि अगर वो ये काम करेंगे तो उनका जो सिस्टम है वो कभी भी सिक्योर, और कभी भी लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे उनके ऊपर, कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनियां ट्रस्ट नहीं करेंगी उनके ऊपर कि अपना डाटा उनके ऊपर कर।
हम फेसबुक पे नहीं कर सकते तो अब ये जो फेसबुक है, ये भी तो किसी सर्वर के ऊपर ही पड़ा हुआ है। फेसबुक जो है, इन्होंने अपना सिस्टम क्रिएट किया, तो क्रिएट करने के बाद जैसे मैंने अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, अब इसको किसी सर्वर पर डालना है ना, तो फेसबुक ने भी तो किसी को कहा होगा अपना सर्वर दो, कहा होगा ना फेसबुक ने भी। फेसबुक सारा अपने सर्वर खरीदता है नहीं। हाँ जी, फेसबुक अपने सर्वर खुद क्रिएट करता है, ठीक है। वो बहुत बड़ी कंपनी है फेसबुक, फेसबुक छोटी कंपनी नहीं है। ये सारे डेवलपर्स खुद के हैं इनके। अब जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को क्रिएट करने के लिए तकरीबन 2.5-3 साल का अर्सा चाहिए था रेगुलर, जब उन्होंने प्रोफेशनल इसको लॉन्च किया था। तो इसमें फिर बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट थी, और मार्क जो है वो, क्या नाम है उसका, एलन मस्क, उसकी इन्वेस्टमेंट थी। तो ये कोई एक बंदे की इन्वेस्टमेंट से चैट जीपीटी नहीं बना। तो अब उनका अब जो एलन मस्क है उसके अपने सर्वर है, क्योंकि वो करता है ना, वो एक्स स्पेस की उसका अपना वो है शटल, वो उनके ऊपर, तो उनके वो सर्वर्स के बगैर काम ही नहीं करते। उसके तो अपने सर्वर हैं, स्टारलिंक्स वगैरह, ये वो जो इंटरनेट भी लॉन्च कर रहा है। तो वो वाली चीजें, वो अगर वो ये काम करेगा तो दुनिया, अगर कोई वो कहता है कि मतलब मिसाल के तौर पे कि कंपनी है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो कहती है कि मैं अपना सर्वर नहीं क्रिएट करता, मैं एलन मस्क से ले लेता हूँ, क्यों सर्वर के ऊपर इतनी मेहनत करनी है अपने डेवलपर को उठाने। एलन को कहते हैं $5,000 ले लो, इतनी स्पेस दे दो, वो कहेगा ठीक है। अब एलन की जिम्मेदारी है कि वो कहेगा कि ये सिक्योर है, मेरे स्पेस चल रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, कभी भी चोरी नहीं हुई। तो ये सिक्योरिटी की मुझे एक रीजन नजर आती है कि देखो इतना बड़ा काम कर रहा है, दुनिया में सारी चीजें ये कंट्रोल कर रहा है, इसकी कुछ भी कभी खराब नहीं होता, ट्विटर उसका अपना है। तो ये वर्थ इट है मेरे लिए। मैं कहता हूँ चलो, अगर इतना बड़ा ट्विटर कभी हैक नहीं हुआ तो मेरा डेटा हैक होना है। तो मुझे समझ आ जाती है कि अब मुझे ये चीज बाय करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तुझे सुनाओ। हाँ। हाँ, पढ़ा रहे हैं। कहाँ पे आया हेलो वर्ड? नहीं आया ना, उसी राउट पे आया। ये गो लाइफ नहीं चलेगा। सर्वर बंद तो नहीं हो गया? इसमें नहीं आ रहा। ओके, राउट नहीं है ना, मैंने यहाँ पे फोल्डर लिखा हुआ। यहाँ पे इसको चलाते हैं तो यहाँ पे क्या दे रहा है वो, हेलो वर्ड। ये हेलो वर्ड उसने रिस्पॉन्स भेजा है फ्रॉम सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट को हमने हैंडल करना है, उस रिक्वेस्ट में से डाटा निकालना है, उस डाटा को डाटाबेस में सेव करवाना है। डाटाबेस में सेव करवा के अब हमने क्या करना है, एट द एंड उसको रिस्पॉन्स भेजना है। तो हमने क्या लिख देना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पर कोई भी मैसेज कि योर डाटा सक्सेसफुली सेव्ड, यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, वो जो आपको मैसेज मिलते हैं ना कि आपने लॉग इन कर लिया है, वो सारे आपको यहाँ से जा रहे होते हैं। जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आपको मैसेज मिलता है, यस यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो वो यहाँ से सर्वर आपको रिस्पॉन्स भेज रहा होता है कि सारी चीजें फुलफिल है, डाटा डेटाबेस में गया है, चेक हो गया है, पासवर्ड ठीक है, ईमेल ओके है। तो सर्वर रिस्पॉन्स भेज देगा कि सारी चीजें ठीक है। अब आप अपनी मर्जी का वहां से रिस्पॉन्स भेज सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे भेजा है हेलो वर्ल्ड। अब हम यहाँ पे इसको एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में भी भेज सकते हैं। हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वेलकम टू आवर सर्वर। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड जब हम सेंड करेंगे तो यहाँ पर हमें सर्वर को दोबारा चलाना पड़ेगा। इसका यही तो इशू है। तो वो उसका भी सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब ये मैंने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट भेजा है, तो ऑब्जेक्ट में उसको जो भी उसने मैसेज में की सेव करवाई है, और उसकी जो वैल्यू है उसने मुझे वो एज इट इज प्रिंट करवा दी है। तो अगर मैं उसको यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स भेजूं, वो मुझे एज इट इज आगे रिस्पॉन्स देगा। अगर मैं उसको सेंड की जगह पर रिस्पॉन्स डॉट जेसन बोलता हूँ, और अब मैं जाके दोबारा सर्वर को
कंट्रोल सी करके इसको चला के चेक करता हूँ। तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब वो डायरेक्टली मुझे जेसन की फॉर्म में डाटा दे रहा है। आपने रिस्पॉन्स सेंड किया लेकिन वो किस फॉर्म में किया, जेसन की फॉर्म में। तो आपको जेसन की फॉर्म में, जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यानी ऑब्जेक्ट में डाटा मिलेगा। तो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट वाला डाटा सेंड करना है तो आपने क्या किया करना है, उसके साथ जेसन लगा के सेंड किया करना है।